Assalamu alaikum. This is Dr. MD Ismail. Today I will start chapter number 2, which is homeostasis from our textbook of Sindh board. Okay. So our first topic is homeostasis definition. You guys all know what is homeostasis. The word homeostasis derived from two Greek words. Homeo means same and stasis means study or maintenance. तो होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है कि हमारा जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसका क्या रहना, मेंटेन रहना। क्या रहना? मेंटेन रहना। इंटरनल इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो वाटर और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है, हमारे ब्लड की जो कंपोजिशन है, इसके अलावा जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है वगैरह वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हमारी क्या कहलाती है बेटा? होम्योस्टेसिस। और इन्हें हम क्या कहते हैं? हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट। इसी इंटरनल इन्वायरमेंट का मेंटेन रहना क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस जो है हमारा बॉडी किसके ज़रिए मेंटेन करता है? बाय फीडबैक मैकेनिज्म। सब बोलो, बाय फीडबैक मैकेनिज्म। ये फीडबैक मैकेनिज्म की डेफिनेशन शॉर्ट में लिखी हुई है कि अ लूप सिस्टम वेयर द सिस्टम रिस्पॉन्ड टू अ परटर्बेशन, यानी कोई भी गड़बड़ होगी अगर हमारे होम्योस्टेसिस में, चाहे कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही हो या डिक्रीज़ हो रही हो, यानी अगर कोई भी चीज़ अपने सेट पॉइंट से अगर हटेगी तो फिर क्या होगा? हमारे पास फीडबैक मैकेनिज़्म अपने एक्शन को परफॉर्म करेगा। कब परफॉर्म करेगा? जब भी कोई भी चीज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी, यानी अपने सेट पॉइंट से डिस्टर्ब होगी, तब कौन आएगा? फीडबैक मैकेनिज़्म। और वो कौन से फंक्शन परफॉर्म करेगा? होम्योस्टेसिस का। कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा? होम्योस्टेसिस का। होम्योस्टेसिस जो है क्या होता है बेटा? द मेंटेनेंस ऑफ, डेफिनेशन लिखी हुई है, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इन सुटेबल लिमिट। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो आगे आगे चल के जब हम इसके एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि होम्योस्टेसिस का मेंटेन रहना क्यों ज़रूरी है। और होम्योस्टेसिस किसके ज़रिए मेंटेन होता है? बाय फीडबैक मैकेनिज़्म। ये फीडबैक मैकेनिज़्म का ये एक आपके पास एक साइकिल बनी हुई है जिसके ज़रिए हमें पता चलेगा कि किस तरह से अपने फंक्शन को परफॉर्म करती है। सबसे पहले अब ये रेड से देखो लिखा हुआ है होम्योस्टेसिस, उससे नीचे लिखा हुआ है स्टिमुलस इम्बैलेंस। स्टिमुलस इम्बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस में है, अगर उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस आएगी, या तो इंक्रीज़ हो रहा है या फिर डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि अपने सेट पॉइंट से हटेगी, तो फिर क्या होगा? उससे डिटेक्ट कौन करेंगे? रिसेप्टर्स। कौन डिटेक्ट करेगा उसे? रिसेप्टर। रिसेप्टर बहुत सारे किस्म के होते हैं हमारे बॉडी में जो कि चेक कर रहे होते हैं डिस्टर्बेंस इन दी होम्योस्टेसिस। रिसेप्टर किसको चेक करेंगे बेटा? डिस्टर्बेंस इन दी होम्योस्टेसिस। रिसेप्टर किसे सेंड करेंगे? कंट्रोल सेंटर को। जो भी चेंज आएगा उसके जो मैसेज है वो लेके कौन जाएगा? रिसेप्टर। और कहाँ लेके जाएगा? हमारे कंट्रोल सेंटर में। कंट्रोल सेंटर कहाँ क्या होता है हमारा एक्चुअली में? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ये हमारे कंट्रोल सेंटर हैं। ये डिटेक्ट करेंगे कोई भी अगर चेंज आएगा। कंट्रोल सेंटर जो है उससे मैसेज को आगे कन्वे करेंगे ताकि जो होम्योस्टेटिक इम्बैलेंस हुआ है उसे क्या किया जा सके? मेंटेन किया जा सके। ठीक है। होम्योस्टेटिक इम्बैलेंस को जो दोबारा से उसके रेंज में लेकर आएगा, उसके लिमिट में लेकर आएगा, उसके सेट पॉइंट में लेकर आएगा, वो कौन होता है बेटा? इफेक्टर। कौन लेकर आएगा? इफेक्टर। इफेक्टर मसल्स होते हैं और कौन होते हैं? ग्लैंड्स होते हैं। इफेक्टर कौन होते हैं? मसल्स और ग्लैंड। वो दोबारा से होम्योस्टेटिक चेंज को मेंटेन करेंगे टू दी सेट पॉइंट। ये हमारा साइकिल है फीडबैक मैकेनिज्म का। अब फीडबैक मैकेनिज्म कितने किस्म के होते हैं बताया था मैंने, बताओ कौन कौन से? पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक। ये री डेफिनेशन लिखा हुआ है, रिस्पॉन्स मे बी इन द सेम डायरेक्शन। अगर जो भी रिस्पॉन्स हमारी बॉडी का मैकेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है होम्योस्टेटिक इम्बैलेंस में और वो सेम डायरेक्शन में हो तो वो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक। हमारे बॉडी में ह्यूमन फिजियोलॉजी में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की इंपॉर्टेंस है, जिसमें से एक मैंने क्या बताया था आप लोग को? हीमोस्टेसिस। क्या बताया था? हीमोस्टेसिस। ब्लड को फ्लो से, ब्लड को लॉस होने से बचाता है कौन? हीमोस्टेसिस। जैसे ही कहीं कट लगेगा तो कौन आते हैं सबसे पहले उस कट को रोकने के लिए ताकि ब्लीडिंग एक्सेसिव ना हो? कौन आते हैं? प्लेटिलेट। प्लेटिलेट्स आएंगे, वहाँ पे क्लॉट बना के ब्लड को बहने से रोक देंगे। तो एक प्लेटिलेट आएगा, उसके साथ दूसरा प्लेटिलेट एक्टिवेट हो जाएगा। ये पूरा मैकेनिज्म है, तो एक के बाद एक यानी सेम डायरेक्शन में हो रहा है मैकेनिज्म बॉडी का। तो ये क्या कहलाएगा? पॉजिटिव फीडबैक। क्या है? पॉजिटिव फीडबैक। ब्लड का लॉस होना ये क्या हो जाएगा? होम्योस्टेटिक इम्बैलेंस। क्या हो जाएगा? होम्योस्टेटिक इम्बैलेंस। और इसको मेंटेन कौन करेगा? हमारा पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है। ज़्यादातर जगहों में पॉजिटिव फीडबैक हमारी बॉडी में हमारे लिए क्या है? नुकसानदेह। क्या है? हमारे लिए हार्मफुल है। क्या है? हार्मफुल है, हमारे लिए अच्छा नहीं है। नेगेटिव फीडबैक अलबत्ता बॉडी के जितने भी हमारे मैकेनिज्म है, जितने भी फंक्शन है, वो होम्योस्टेटिक
रेंज में रहते हैं किसके ज़रिए, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के ज़रिए। किसके ज़रिए, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल आपने बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम किया तो आपके ब्लड में शुगर का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ना या कम होना अच्छी बात नहीं है, इसका मेंटेन रहना सेट पॉइंट पे ठीक है। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है आपके पास 80 to 100, ब्लड का जो शुगर लेवल होता है क्या होता है 80 to 100, इसी में रहना चाहिए। अगर आपने बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम कर लिया तो ब्लड का लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ब्लड के शुगर का लेवल। इसको कम करने के लिए आपके पेनक्रियाज एक हार्मोन रिलीज़ करेंगे जिसका नाम क्या होता है, इंसुलिन। क्या नाम होता है, इंसुलिन आएंगे और इस हार्मोन को इस हार्मोन के ज़रिए यानी ये इंसुलिन जो है ब्लड में शुगर के लेवल को क्या करेगा, कम करेगा। सेल्स में शुगर की एंट्री करवा के ब्लड के शुगर लेवल को क्या कर देगा, नॉर्मल, कम नहीं कर देगा, क्या कर देगा, नॉर्मल कर देगा। आई बात समझ में। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म है और ये होम्योस्टेसिस। तो अगर मैं पूछूं होम्योस्टेसिस क्या होता है तो क्या बताओगे, मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इन सुटेबल लिमिट। और ये जो होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म है ये किसके ज़रिए होता है, फीडबैक मैकेनिज्म के ज़रिए। समझ में आई, क्लियर है सबको। चेंज करिए। उसके बाद हमारे पास एस्पेक्ट्स हैं होम्योस्टेसिस के, यानी इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो होम्योस्टेसिस के हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, 3। कौन कौन से बेटा, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन में क्या होता है, आपकी बॉडी में सॉल्यूट और वाटर की मेंटेनेंस होती है, सॉल्यूट और वाटर की मेंटेनेंस होती है। अगर बॉडी में वाटर की कमी हो जाए तो क्या नुकसान होता है, नुकसान ये होता है कि बॉडी के जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, यानी जितनी भी मेटाबॉलिज्म है वो कौन सी मीडियम में होती है, लिक्विड मीडियम में। कौन सी मीडियम में, लिक्विड मीडियम में। तो जब केमिकल आपके बॉडी में वाटर की कमी हो जाएगी, इस कंडीशन को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो अगर वाटर की कमी हो जाएगी इसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। इसे फ़ौरन से क्या किया जाएगा, इसे दोबारा से सेट पॉइंट में लेकर आया जाएगा। बॉडी में जितना पानी होना चाहिए, जितनी वाटर कंसंट्रेशन होनी चाहिए, इसको दोबारा से नॉर्मल किया जाएगा। हम चाहे वाटर इनटेक करेंगे या फिर दूसरे मेथड्स के ज़रिए बॉडी में इनटेक करें। समझ में आई बात। तो वाटर का बॉडी में और सॉल्ट्स का यानी सॉल्यूट का बॉडी में मेंटेन रहना और इसे रखना क्या कहलाता है, ऑस्मो रेगुलेशन। सॉल्ट्स में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है सोडियम। सोडियम जो है हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहा होता है। अगर हम ज़्यादा सॉल्ट कंज्यूम करेंगे तो ब्लड प्रेशर अल्टीमेटली क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और अगर सॉल्ट की कमी हो जाए बॉडी में तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। क्योंकि सॉल्ट जहाँ भी जाएगा उसके साथ साथ क्या होगा, वाटर। क्या होगा उसके साथ साथ, वाटर। और अगर वाटर और सॉल्ट की कंसनट्रेशन यानी कि वॉल्यूम ब्लड का बढ़ गया है तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर सॉल्ट की कमी हुई तो वाटर की भी कमी हो जाएगी। जब सॉल्ट और वाटर की कमी हुई तो ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। और जब ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया तो क्या हो जाएगा, लो ब्लड प्रेशर। क्या हो जाएगा, लो ब्लड प्रेशर, जिसका दूसरा नाम क्या है बेटा, हाइपोटेंशन। क्या है, हाइपोटेंशन। और हाई ब्लड प्रेशर को हम क्या कहते हैं, हाइपर टेंशन। ठीक है, तो ये ऑस्मो रेगुलेशन है। दूसरा क्या आपके पास, थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन क्या है, मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर विद इन द सुटेबल लिमिट। बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन रखना सुटेबल लिमिट में, ये क्या कहलाता है बेटा, थर्मो रेगुलेशन। ये किस लिए ज़रूरी है आपके पास थर्मो रेगुलेशन, क्योंकि आपकी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनका नेचर क्या होता है, प्रोटीनियस। कैसा नेचर होता है इनका, प्रोटीनियस। ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अगर टेम्परेचर का इम्बैलेंस होगा, सेट पॉइंट यानी 37 डिग्री से टेम्परेचर एक्सीड करेगा तो क्या नुकसान होगा, आपके जो एंजाइम है इसकी एक्टिविटी लॉस होगी, इसकी एक्टिविटी लॉस होगी। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, ये एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे। ये एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे तो बॉडी की कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होगी और बॉडी अपने सारे फंक्शन को क्या कर देगा, लॉस कर देगा। ये जो है आपके पास ये जो है बहुत फेटल होता है। समझ में आई बात। तो इसीलिए बॉडी में टेम्परेचर का मेंटेन रहना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि सारे एंजाइम्स जो हैं वो प्रॉपर्ली ऑप्टिममली फंक्शन कर सके। समझ में आई बात। आपके पास जो तीसरा एस्पेक्ट है होम्योस्टेसिस का, उसका नाम है एक्सक्रीशन। क्या है, एक्सक्रीशन। बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन्हें हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि बॉडी के लिए किसी भी तौर पे काम के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, वेस्टफुल। क्या कहते हैं, वेस्टफुल प्रोडक्ट्स। क्या कहते हैं, वेस्टफुल प्रोडक्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स। अच्छा जी, अब जो प्रोटीन जो हम कंज्यूम करते हैं उसकी डाइजेशन के नतीजे में हमारे पास जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकलते हैं उनमें 3 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी बताओ, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये तीनों को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं बेटा, शाबाश, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। इन्हें हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं इनको बॉडी से रिमूव करना होता है। फॉर एग्जांपल जो अमोनिया है ये क्या होता है, हाईली टॉक्सिक। क्या होता है, हाईली टॉक्सिक। हमारे लिवर में प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होती है। मेटाबॉलिज्म के नतीजे में, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो सबसे पहला प्रोडक्ट रिलीज़ होता है उसका नाम क्या होता है,
अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया इज़ हाईली वेरी 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 टॉक्सिक। ये क्या हो सकता है, अगर ये हमारे बॉडी में अकुमुलेट हो गया तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देगा और डेथ करवा देगा। क्या करवा देगा? डेथ करवा देगा। समझ में आई बात? तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह। फ़ौरन से लीवर क्या करता है, जो अमोनिया प्रोड्यूस हुआ है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? यूरिया में। किस में कन्वर्ट कर देता है? अमोनिया के मुकाबले में यूरिया लेस टॉक्सिक है एंड हाईली सॉल्यूबल है। लेस टॉक्सिक एंड हाईली सॉल्यूबल है। लेस टॉक्सिक एंड हाईली सॉल्यूबल है। सॉल्यूबल है यानी ब्लड में ईजिली वो सॉल्यूबल बन जाएगा और क्या हो जाएगा, बॉडी में ब्लड में जो है सर्कुलेट करेगा, किडनी के पास जाएगा, किडनी उससे अपना फ़िल्टर करके यूरिन के ज़रिए बॉडी से आउट करवा देगा। समझ में आई बात? तो ये एक्सक्रीशन है एनिमल्स में। इसी तरह से प्लांट में बहुत सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं आपके पास? गम्स, लेटेक्स, रेजिन्स और सैप, ये सारे क्या हैं? प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अभी आगे चल के हम देखेंगे। अच्छा, अब जो है प्लांट जो है, प्लांट के पास कभी कभी एक्सेसिव वाटर होता है। जो प्लांट्स हाइड्रोफाइट्स होते हैं या फिर मीज़ोफाइट्स होते हैं, उनके पास कभी कभी रेनी कंडीशन में क्या होता है, बॉडी में एक्सेसिव वाटर होता है। क्या होता है? एक्सेसिव वाटर। तो कोई भी चीज़ बायोलॉजी में ज़्यादा होना या कम होना अच्छा नहीं है। हर चीज़ का क्या होना है? मेंटेन रहना है, नॉर्मल रहना है। तो अगर प्लांट की बॉडी में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो प्लांट क्या करेगा, उससे अपनी बॉडी से रिमूव करेगा। एक्सेसिव वाटर को प्लांट की बॉडी से रिमूव करने के लिए प्लांट के पास दो मेथड है। एक है गुटेशन, क्या है? गुटेशन, और दूसरा क्या है? ट्रांसपायरेशन। एक है गुटेशन और दूसरा क्या है? ट्रांसपायरेशन। गुटेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है कि रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वाटर का रिमूव होना क्या कहलाता है बेटा? गुटेशन। क्या कहलाता है? गुटेशन। और ये ज़्यादातर कब होता है? इन द नाइट टाइम, रात के वक्त, जब टेम्परेचर क्या होता है? लो होता है। लो टेम्परेचर होता है, वाटर का जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है प्लांट की बॉडी के अंदर वो हाई होता है। क्या होता है? हाई होता है। तो इस दौरान प्लांट कौन सा प्रोसेस करता है? गुटेशन। कौन सा प्रोसेस करता है? नाइट टाइम में लो टेम्परेचर में हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में प्लांट क्या करेगा? गुटेशन। प्लांट अपने लीफ के मार्जिन से वाटर को ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में रिमूव करेगा। किस फॉर्म में रिमूव करेगा? ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। इस फिगर में देख सकते हो ये गुटेशन का फिनोमिना चल रहा है। ये एक लीफ है, ये लीफ की मार्जिन है और लीफ की मार्जिन से ड्रॉपलेट के फॉर्म में क्या निकल रहा है बेटा? वाटर, एक्सेसिव वाटर निकल रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं? गुटेशन। क्या कहते हैं? गुटेशन। चेंज करिए। अच्छा, इसके बाद आपके पास है ट्रांसपायरेशन। प्लांट की बॉडी से वाटर को रिमूव करने का दूसरा फिनोमिना क्या आपके पास? ट्रांसपायरेशन। प्लांट की बॉडी से एक्सेसिव वाटर को रिमूव करना वेपर्स की फॉर्म में क्या कहलाता है बेटा? ट्रांसपायरेशन। क्या कहलाता है? ट्रांसपायरेशन। वेपर्स की फॉर्म में प्लांट की बॉडी से वाटर का रिमूव करना क्या है? ट्रांसपायरेशन। और ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में क्या है बेटा? गुटेशन। अच्छा, और ख़ास बात क्या है इसकी, ये कहाँ से रिमूव होगा? एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट का मतलब ये हुआ कि जो आपके पास सरफेस है अर्थ की या सॉइल की जो सरफेस है उससे ऊपर जितने भी प्लांट के पार्ट्स हैं, चाहे वो स्टम है, लीव्स है, फ्लावर है, फ्रूट है, कहीं से भी अगर वाटर रिमूव हो रहा है तो वो क्या कहलाता है आपके पास? ट्रांसपायरेशन। क्या कहलाता है? और ये एक्सेसिव वाटर रिमूव होता है कौन सी ओपनिंग होती है लीव्स में? स्टोमेटा। स्टोमेटा किससे बनते हैं? टू गार्ड सेल, और उसके ज़रिए रिमूव होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन। क्या कहते हैं? और किस फॉर्म में वाटर रिमूव होता है ट्रांसपायरेशन में? वेपर्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में? और ये किस टाइम पे होता है? एट डे टाइम, जब क्या मौजूद होता है आपके पास? सनलाइट। क्या मौजूद है? सनलाइट आता है। तुम लोगों को पता है टेम्परेचर बढ़ता है तो वाटर मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़ते हैं, एवापोरेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? एवापोरेशन। एवापोरेशन के जरिए ये देख रहे हो जो ये आपके पास ब्लू ब्लू हैं, ये क्या है? वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। ये प्लांट को लीव कर रहे हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है? प्लांट जो है ना अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, क्योंकि तुम लोगों को पता है एवापोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। एवापोरेशन क्या है? एक कूलिंग प्रोसेस है। वाटर जो सरफेस से उठेगा वहाँ के नीचे का जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और कैसा फील देता है वो? कूल। कैसा फील देता है? कूल। समझ में आई बात? तो एवापोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस और ये पूरा ट्रांसपायरेशन है। चेंज करना। अच्छा जी, अब जो वेस्ट प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था, ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट है किसके? प्लांट्स के। जिस तरह से ह्यूमंस या एनिमल्स वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से कौन रिलीज़ करते हैं? प्लांट्स। वेस्ट प्रोडक्ट का मतलब जो प्लांट के लिए किसी काम के नहीं है, तो वो उसमें क्या क्या होते हैं? रेजिन्स, लेटेक्स एंड गम्स। जो कॉनिफेरस प्लांट्स होते हैं यानी कोन प्रोड्यूसिंग, उनमें क्या होता है? रेजिन्स लाइक मटेरियल जो होता है प्रोड्यूस होता है। इसी के साथ जो रबर प्लांट होते हैं वो लेटेक्स को प्रोड्यूस करते हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। और ये जो प्लांट जो रिमूव करते हैं इन वेस्ट प्रोडक्ट को, छोटी छोटी ओपनिंग्स मौजूद होती है उनके सेकेंडरी स्टम्स में, उससे हम लेंटिकल्स कहते हैं। वो लेंटिकल्स के ज़रिए लेटेक्स, रेजिन्स और गम्स रिलीज़ कर रहे होते हैं।
ये रेजिन है, देख रहे हो, ये स्पाइडर को ट्रैप किया हुआ है, स्पाइडर इसमें ट्रैप हो गया है। बराबर में गम है, ये जो ये बंदा है जिसके पास ये गम है, ठीक है, और गम तुम लोग खुद भी देखते होगे। अच्छा, ये म्यूकिलेज है, कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि म्यूकिलेज प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके, क्या कर सके, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके। म्यूकिलेज इंसेक्ट के लिए टेस्टी सा होता है, वो इसको देख के इसकी स्मेल से इसके करीब आता है, अट्रैक्ट होता है और वो उसे क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेते हैं। सही है। अच्छा, ये सैप है, सैप आगे चल के तुम लोग पढ़ोगे सैप क्या होता है, प्लांट का जो वाटर होता है बॉडी में सॉल्ट के साथ, वो सैप कहलाता है। और ये क्या है, लेटेक्स है। लेटेक्स तुम लोगों ने देखा होगा, जो प्लांट में वाइट प्रोडक्ट रिलीज होता है वो क्या कहलाता है, लेटेक्स बोला जाता है। इससे बच के रहो, ठीक है।